जो आज हमारा टॉपिक है चेकिंग द डायमेंशनल कंसिस्टेंसी ऑफ इक्वेशन, जिसमें हमको ये देखना रहता है इसके अंदर की दिए गए इक्वेशन सही है या गलत है। वो आगे बढ़ने से पहले हमें यहाँ पर जो देखना है द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन। होमोजेनिटी जैसा मैंने बताया था क्या मीनिंग होता है उसका, समानता, इक्वालिटी। अच्छा ठीक है, मगर ये यहाँ पर क्या कहना चाह रहा है? यहाँ पर ये कहना चाहता है भैया देखो, जब भी कोई दो टर्म्स को आप ऐड करते हैं फिजिक्स में, जब भी दो कोई टर्म्स को आप ऐड करते हैं तो वो डायमेंशनली इक्वल होना चाहिए। मतलब कैसा, क्या कहना चाहता है यहाँ पे? आप फिजिक्स में कभी भी फोर्स को एनर्जी के साथ ऐड नहीं कर सकते, है ना। स्पीड को डिस्प्लेसमेंट के साथ ऐड नहीं कर सकते। आप सिर्फ फोर्स को फोर्स के साथ ही ऐड कर सकते हैं। आप डिस्प्लेसमेंट को डिस्प्लेसमेंट के साथ ही ऐड कर सकते हैं। आप एनर्जी को एनर्जी के साथ ही ऐड कर सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल एक फॉर्मूला आप सभी ने देखा होगा, S इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ऑफ एटी स्क्वायर, है ना। ये नया फॉर्मूला है क्या आपके लिए? पहले भी देख चुके हैं ना आपने, 9th-10th में जब भी आया होगा। S का मतलब क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट। U का मतलब क्या होता है? इनिशियल वेलोसिटी। टाइम, T का मतलब क्या होता है? टाइम। अब आप बोल रहे हो सर यहाँ तो ऐड कर डाले हमने। बेटा ये दोनों को मिला के अगर मल्टीप्लिकेशन देखेंगे तो ये डिस्प्लेसमेंट ही होता है, ये डिस्प्लेसमेंट ही होता है। इसी तरह से 80 स्क्वायर को भी अगर हम मिलाकर देखेंगे ना तो डिस्प्लेसमेंट ही होता है। बोले सर ये कैसे मान लेंगे हम लोग? देखो जैसे कि आपने कहा कि मान लो कि x इज इक्वल टू a प्लस माइनस b, अगर कोई इक्वेशन आ रही है हमारे पास, तो हमारा ये कहता है कि डायमेंशन ऑफ x इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ a इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ b। ये कहता है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन। चलो ये चेक करके देखते हैं। S क्या है? डिस्प्लेसमेंट है ना। तो जैसे कि हमने कहा S इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ऑफ एटी स्क्वायर, मतलब इसका डायमेंशन और डायमेंशन ऑफ a डायमेंशन ऑफ t का स्क्वायर, ये सब इक्वल होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। चलो चेक करके देखते हैं ऐसा होता है क्या। इसका डायमेंशन क्या होता है डिस्प्लेसमेंट का? डिस्प्लेसमेंट तो L1 होगा, है ना। अच्छा ठीक बता, वेलोसिटी का डायमेंशन क्या है? L1 t माइनस 1, और टाइम का डायमेंशन क्या है? t1। तो ut का क्या हो जाएगा? तो बोले ut का डायमेंशन होगा, देखो भैया L1 t माइनस 1, और टाइम का क्या हो जाएगा? जस्ट t1। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, t के पावर क्या हो जाएंगे? ऐड हो जाएंगे, तो कुल मिला के आखिर में आंसर क्या आएगा? L1। अब चल ठीक है, 80 स्क्वायर को देख लो भैया। सर मैं आपको कैसे मालूम? 80 स्क्वायर भी करके दिखाओ, बिल्कुल हम किस करके दिखाते हैं हम। देखो 80 स्क्वायर, एक्सेलरेशन का डायमेंशन क्या होता? वेरी गुड। टाइम का, इसका यहाँ पर क्या है? स्क्वायर है। क्या होगा फिर आगे? L1 t माइनस 2, इसको इधर मल्टीप्लाई करो तो ये क्या हो जाएगा? t2, है कि नहीं? अच्छा ठीक है, अब इनको मल्टीप्लाई करो तो t के पावर क्या होंगे? ऐड, जो कि कुल मिला के आखिर में आंसर क्या देगा आपको? L1, है कि? अब मुझे एक बात बता, S का डायमेंशन क्या है? UT का डायमेंशन क्या आया? 80 स्क्वायर का डायमेंशन क्या आया? L1 आया ना। तो भाई तुमको नहीं लगता कि ये S UT 80 स्क्वायर ये सबके सब असल में है क्या? छुपे हुए डिस्प्लेसमेंट ही, इन्होंने अपना रूप बदल के ऐसे, है ना। है तो ये डिस्प्लेसमेंट ही, ये भी डिस्प्लेसमेंट, ये भी डिस्प्लेसमेंट, ये भी डिस्प्लेसमेंट। तो मैं बोलूं यहाँ पर यही कहना चाह रहा हूँ कि प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या बताता है। दिस प्रिंसिपल स्टेट्स दैट, दिस प्रिंसिपल स्टेट्स दैट, ये प्रिंसिपल हमसे क्या कहता है? ओनली दोज फिजिकल क्वांटिटी, ओनली दोज फिजिकल क्वांटिटी which are dimensionally equal can be added or subtracted। ओनली सिर्फ वही फिजिकल क्वांटिटी को आप ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं जिनका डायमेंशन क्या है? सेम है। अब ऐसा समझ में आया क्या? है ना। ऐसे वैसे आप उसको ऐड नहीं कर सकते। अगर आपके सामने कोई इक्वेशन ऐसी नजर आ रही है विच इज डायमेंशनली क्या कहा जाएगा? इनकरेक्ट, तो वो देखा जाए तो फिजिकली भी कैसा है? इनकरेक्ट इक्वेशन है। चलो जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं एक एग्जांपल देता हूँ, चेक। एनसीईआरटी का एक एग्जांपल ले लेते हैं। मैं
एनसीईआरटी का एक एग्जाम्पल होगा, यहाँ दिया गया है which of the following formulae of kinetic energy can you rule out on the basis of dimensional argument? ठीक है, तो मैं ये 2.16 करके है टेक्स्ट बुक में, आप तो उसका ध्यान मत दो, मैं जो क्वेश्चन यहाँ लिखा वही लिखो बस, तो ये बड़ा नहीं लिखा हुआ है क्वेश्चन टेक्स्ट बुक में। तो इनमें से कौन सा इक्वेशन जो मैं लिखने वाला हूँ आप उसको रूल आउट कर सकते हैं, यानी बाहर निकाल के लिख सकते हैं, आप बोल सकते हैं ये भी गलत इक्वेशन है ना। तो पहली इक्वेशन क्या दिया हुआ है देखो, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू m स्क्वायर v क्यूब। हाँ जी भाई, दूसरी इक्वेशन क्या दिया हुआ है उसने, k इक्वल टू हाफ ऑफ mv स्क्वायर। हाँ जी भाई, k इक्वल टू है जस्ट ma दिया हुआ है। चौथा ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, k इक्वल्स टू 3/16 mv स्क्वायर। और आखिरी ऑप्शन E करके जो मैं बोलूँगा 5वां नंबर का, वो दिया हुआ है k इक्वल्स टू हाफ ऑफ mv स्क्वायर प्लस ma। हमको पता लगाना है इनमें से कौन सी इक्वेशन सही है, कौन सी इक्वेशन गलत है। चलो कैसे पता लगाएंगे देखते हैं। ये आपको हो गया इधर का लिखना, हाँ ठीक है, लिखो फटाफट। ये हो गया, ठीक है। चलिए आंसर देखिए उसके कैसे आते हैं, तो फिर चलो एक एक करके अपन ऑप्शन को चेक करते हैं, सारे ऑप्शंस को चेक करेंगे हम देखते हैं पहला जो हमको दिया हुआ है k इक्वल्स टू m स्क्वायर v क्यूब करके दिया गया है, m स्क्वायर v क्यूब। चलो देखते हैं कि क्या ये इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं है। कैसे पता लगाएंगे, हम सबसे पहले LHS को लेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, LHS का डायमेंशन लिखेंगे। मैं बोलूँगा LHS यानी लेफ्ट हैंड साइड में कौन है, काइनेटिक एनर्जी। आपको काइनेटिक एनर्जी का डायमेंशन मालूम होना चाहिए, कौन बताएगा, बोलो जल्दी जल्दी। m1L2T-2, वेरी गुड। ये मेरा आया LHS, चलो भाई ठीक है, हो गया। अब आई बारी RHS की, तो मैं क्या देखता हूँ RHS में कौन कौन है, मास का स्क्वायर है, वेलोसिटी का क्यूब है। तो मास का डायमेंशन क्या होता है बेटा, m1, उसका स्क्वायर हो जाएगा। वेलोसिटी क्या है, L1T-1, उसका क्यूब हो जाएगा। समझ में आ रहा है बेटा सभी को, पक्का समझ में आ रहा है। मैंने RHS पकड़ा, उसके फिजिकल क्वांटिटीज लिखा और फिर उसके बाद उसके डायमेंशन डाल रहा हूँ। अच्छा, पावर से मल्टीप्लाई करने के बाद क्या हो जाएगा, m का पावर 2, अंदर से मल्टीप्लाई करो l का पावर 3, t का पावर -3, कंबाइन करो क्या हो जाएगा, m2 L3 T-3। बेटा एक बात बता, अपनी आंखों से देखकर ये बताओ, क्या LHS और RHS इक्वल है, क्या है, क्या इक्वल नहीं। तो मैं बोलूँगा LHS इज नॉट इक्वल टू RHS, है ना। हेंस इक्वेशन इज डायमेंशनली इनकरेक्ट। इसी कारण से ये जो इक्वेशन है डायमेंशनली गलत है। LHS इज नॉट इक्वल टू RHS। आया समझ में आपको। अब इसी तरह मैं दूसरी वाली इक्वेशन कंपेयर करके देखूंगा। हालांकि आप बोल रहे होंगे सर उसको कंपेयर करने की जरूरत क्या है, हम वैसे ही देख कर बता सकते हैं।
कि भैया वो कैसी है, करेक्ट है। बोले कैसे पता चला? अरे हाफ ऑफ mv² देखते आ रहे, कई सालों से देखते आ रहे। फिर भी मैं बोलूँगा पता लगाओ। तो देखो इधर, तो k इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ mv²। तो LHS पकड़ो फिर से, k है, k का डायमेंशन क्या आएगा? m1 L2 t -2। RHS पकड़ो फिर, मास का वेलोसिटी का स्क्वायर, मास म्हणजे काय? m1, वेलोसिटी मतलब क्या होगा? L1 t -1 उसका स्क्वायर, m1 जैसे के वैसी, है ना। L1 को ये पावर को अंदर मल्टीप्लाई करो, L2 t -2, तो फिर ये क्या हो गया बेटा? m1 L2 t -2। तो मैं कहूँगा LHS इज इक्वल्स टू RHS, वो ना, LHS RHS सेम हुआ ना। तो मतलब इक्वेशन कैसी है? डायमेंशनली करेक्ट है। तो मैं यहाँ लिखूंगा हेंस इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट। आपकी इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है। चलिए अब तीसरी वाली इक्वेशन को आजमाते हैं हम लोग। तीसरे वाली इक्वेशन में क्या दिया हुआ है? k इक्वल्स टू ma। चलो पता लगाओ कि ये डायमेंशनली करेक्ट है या इनकरेक्ट है। चलो देखते हैं k। तो भाई फिर से मैं बोलूँगा LHS क्या है? k है, जिसका क्या होता है? m1 L2 t -2। ओके, RHS क्या है? ma। ma का डायमेंशन क्या होता है? m का होता है m1, एक्सेलरेशन का होता है L1 t -2। तो वो कितना हो जाएगा? m1 L1 t -2। ये इक्वेशन कैसी है? LHS इक्वल्स टू RHS है क्या? नहीं। तो LHS इज नॉट इक्वल टू RHS, देयरफॉर इक्वेशन इज, इसी कारण से इक्वेशन इज डायमेंशनली इनकरेक्ट। समझ में आया क्या बेटा? हाँ हाफिज साहब समझा क्या? नहीं समझा? बोलो कौन सा नहीं समझा? अरे बोल बोल, बिंदास बोल, बोलना। अच्छा ठीक है, चलो देख लो, फिर से बता दूं आपको। सिंपली करना क्या है? LHS का डायमेंशन और RHS का डायमेंशन निकालना है। देखना है कि वो सेम आते कि नहीं आते। अगर सेम आए तो डायमेंशनली करेक्ट है, और अगर नहीं आए तो इनकरेक्ट है। जैसे कि मिसाल के तौर पे फिर से मैं इधर आता हूँ। ये क्या था? मेरे को क्वेश्चन में फॉर्मूला ये दिया हुआ था, हाँ जी दिया हुआ था। अब LHS में कौन है? काइनेटिक एनर्जी है ना। अगेन ये आपको सीखने के लिए, ये करने के लिए सबसे पहले तो क्या डायमेंशन याद होना जरूरी है। तो बोले काइनेटिक एनर्जी का डायमेंशन क्या होता है? m1 L2 t -2। ये LHS हो गया, समझ में आ गया है ना। अब आई बारी RHS की। RHS में कौन है भैया? मास का स्क्वायर, वेलोसिटी का क्यूब। ओके ठीक है। मास का डायमेंशन क्या होता है? m1 का स्क्वायर आ गया। फिर वेलोसिटी का डायमेंशन क्या होता है? L1 t -1 है ना, उसका क्यूब आ गया। फिर और अपने को मालूम है, इंडाइसिस का एक फॉर्मूला मालूम है, x⁻m, उसका पावर n बोले तो क्या होता है? x⁻m × n। तो भैया अब ये पावर मल्टीप्लाई होंगे, 1 × 2 m² है ना, 1 × 3 m³ -1 × 3 -3 है ना। फिर इसको मिलाकर लिख दिया अपन ने m2 L3 t -3। भाई LHS कुछ और ही है, RHS तो कुछ और ही है, ये दोनों भी अनइक्वल है। तो भैया ये डायमेंशनली कैसे है? इनकरेक्ट इक्वेशन है। यहीं मैंने ये वाला देखा, मैंने क्या करा, यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू डाला m1 L2 t -2, मैंने RHS में डाला m × v², जो था वही लिखा। ये देखो सेकंड ऑप्शन में लिखा हुआ है ना। मास का m1, वेलोसिटी का L1 t -1। मास का तो कोई मत देखो, m1 का तो और कुछ पावर है क्या? नहीं। हाँ मगर वेलोसिटी का पावर है, तो ये पावर का पावर आया, अभी मल्टीप्लाई हुआ L2 t -2। अब मिला के एक साथ लिख दिए m1 L2 t -2। LHS भी वही है, RHS भी वही है ना। अरे LHS और RHS सेम हुए ना, तो डायमेंशनली इक्वेशन इज करेक्ट। फिर उसके बाद तीसरा वाला देखा मैंने, मास इनटू एक्सेलरेशन दिया हुआ है। LHS क्या है? काइनेटिक एनर्जी m1 L2 t -2। अच्छा ठीक है। RHS में क्या है? मास इनटू एक्सेलरेशन। मास का क्या होता है? m1, एक्सेलरेशन का क्या होता है? L1 t -2 है कि नहीं। तो फिर मैं बोलूँगा ओके ठीक है, मिलाकर लिखो m1 L1 t -2। अरे यार LHS तो कुछ अलग है, RHS तो कुछ अलग है, दोनों इक्वल नहीं है, इसका मतलब इक्वेशन इज डायमेंशनली इनकरेक्ट। समझ में आ गया बेटा? चौथी वाली पता लगाओ, कहाँ है चौथी? ये ओरली बोल सकते हो तो। चौथी वाली क्या है?
डायमेंशनली करेक्ट है। न्यूमेरिकली अगर देखा जाए तो गलत आती हो, क्योंकि हाफ आता वहाँ पर 3/16 नहीं आता। मगर मैं बताया डायमेंशन न्यूमेरिक्स नंबर्स को नहीं पहचानता, वो नंबर को देख के बोलेगा तुम कौन हो भाई, है कि नहीं, तुम्हारा क्या काम यहाँ पर, तुम क्या वैल्यू रिप्रेजेंट करते हो, उसको कुछ नहीं मालूम। तो आपको सिर्फ इनको देखना है, फिजिकल क्वांटिटीज़ को। इससे पहले भी mv² क्या था, डायमेंशनली करेक्ट था, तो ये भी क्या होगा, डायमेंशनली करेक्ट ही होगा। ये नंबरों से कुछ भी लेना देना नहीं है, ठीक है। तो मैं इसको नहीं करता सॉल्व, मैं आखिरी वाले को ई वाले को सॉल्व करके देखता हूँ, ठीक है। ये हो गया। अब देखो, अब हमको ई वाले में क्या दिया हुआ है, एक फॉर्मूला दिया गया है, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ mv², कई सारे, हाफ ऑफ mv² प्लस ma। हाँ जी भाई, मान लिए हमको देखना है कि इक्वेशन करेक्ट है क्या। इक्वेशन करेक्ट है ये कैसे पता चलेगी, अगर ये प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी को फॉलो करती है। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या कहता है, ये टर्म और हर एक एडेड टर्म का डायमेंशन कैसा होना चाहिए, सेम होना चाहिए, है कि। अब काइनेटिक एनर्जी का डायमेंशन तो हमको मालूम है m1L2T-2 होता है, बिल्कुल सही है ना। अब हाफ ऑफ mv² का डायमेंशन वो भी हमको मालूम है m1L2T-2 होता है, ये भी सही। मगर क्या मास इंटू एक्सेलरेशन का डायमेंशन भी क्या mv² m1L2T-2 होता है क्या, वो उधर देखो क्या होता है m1L1T-2, मतलब ये अनइक्वल हो गया, है ना। तो क्या ये प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी को फॉलो कर रहा क्या, है ना। मैं बोलूंगा दिस इक्वेशन डज नॉट फॉलो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, ये प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी को फॉलो नहीं करता, हेंस द इक्वेशन इज इनकरेक्ट। इसी कारण से ये इक्वेशन इनकरेक्ट है। आई क्या बात समझ में, ये इक्वेशन कैसी है, गलत है, क्योंकि ये वाला टर्म जो है अनइक्वल है। एक भी टर्म अगर मान लो 10-15 टर्म्स दिए हुए ऐसे ऐड किए हुए, है ना, x इज इक्वल्स टू a प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ, है ना, 1 2 3 4 5 6 टर्म है। हर एक का आपने क्या करके देखे, डायमेंशन निकाल के देखे, इसका भी सेम, 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 बस साला ये आखिरी का थोड़ा सा डायमेंशन अलग हो गया, है ना। सिर्फ आखिरी का डायमेंशन थोड़ा सा अलग हुआ, यानी पूरी की पूरी इक्वेशन रॉन्ग। एक भी टर्म अगर डायमेंशनली सेम नहीं रहा तो मतलब पूरी की पूरी इक्वेशन कैसी बेटा, रॉन्ग है। समझ में आ गया क्या ये, है ना। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी सेज कि हर वो टर्म जिसे ऐड किया गया हो या सबट्रैक्ट किया गया हो, ऐड किया गया हो या सबट्रैक्ट किया गया हो, हर एक टर्म का डायमेंशन कैसा होना चाहिए, सेम होना चाहिए, जो कि इसके बराबर होना चाहिए। बात समझ में आ गई क्या। आप फोर्स को सिर्फ फोर्स ही के साथ ऐड कर सकते हो, आप एनर्जी को सिर्फ एनर्जी के साथ ही ऐड कर सकते हो, स्पीड को सिर्फ स्पीड के साथ, डिस्प्लेसमेंट को सिर्फ डिस्प्लेसमेंट के साथ ही ऐड कर सकते हो। ऐसा नहीं हो सकता कि फोर्स प्लस एनर्जी इज इक्वल टू समथिंग, नहीं भाई, इट इज नथिंग। फोर्स प्लस एनर्जी कुछ नहीं होता। हाँ, फोर्स प्लस फोर्स इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ फोर्स हो सकता, मगर फोर्स प्लस एनर्जी, डिस्प्लेसमेंट प्लस वेलोसिटी, मल्टीप्लिकेशन चलता है ना, मगर एडिशन या सब्ट्रैक्शन नहीं चलेगा। आ गई इस बात समझ में, बेसिक सी, है ना। अब एक बात याद रखना, कोई भी आड़ा टेढ़ा कितना भी बड़ा इक्वेशन हो, आप समझ जाना कि भैया अगर मान लो जैसे फॉर एग्जांपल मैं बोलूँगा कि भैया f इज इक्वल्स टू एक्स इंटू वी अपॉन सी प्लस बी इंटू सी का स्क्वायर अपॉन डी माइनस y का क्यूब इंटू जेड अपॉन एल, कुछ तो भी ऐसा आ गया। मैं बोलूँगा f क्या है, बोले फोर्स है। मैं पूछूंगा एक्स वी अपॉन सी क्या है, फोर्स है। नहीं ना सर, x तो कुछ, अरे होगा कुछ और, x होगा डिस्प्लेसमेंट, v होगा वेलोसिटी, c कुछ और होगा, मगर तीनों को इस तरह से लिखने पे वो क्या बन जाता, फोर्स बन जाता। समझ रहे ना बात को। ये bc स्क्वायर अपॉन a क्या है,
फोर्स है, ये y क्यूब z अपॉन एल क्या है, फोर्स है। समझ में आ गई ना बात? ये सिर्फ आप सेम चीजों को ही ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, आप गलती से भी इसको एनर्जी या कुछ और बोल नहीं सकते। ठीक है, दैट्स इट। तो ये हमारा था प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का एक प्रॉब्लम। चलो ये लिखना हो गया क्या पूरा? लिख लो पूरा, फिर अगला प्रॉब्लम लिखेंगे, लिख के देता हूं मैं आपको। चलिए बेटा, हुआ? जल्दी जल्दी करिए। हो गया? एक एग्जाम्पल, check whether the given equation is dimensionally correct or not। पता लगाइए दिया गया इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं। k equals to hc by lambda plus 50, ke equals to hc by lambda plus 50, where ke is kinetic energy of minus electron, ठीक है, h is Planck's constant, c is speed of light in vacuum, lambda is wavelength, and phi 0 is the work function। It is the work function। ओके, वर्क फंक्शन मतलब वर्क ही जो होता है, ठीक है। अब आपको पता लगाना है कि ये इक्वेशन जो दी गई है ये सही है या गलत है।
ऑफ कोर्स जहाँ तक मुझे लगता है ये इक्वेशन शायद आपने पहली बार देखे होंगे, ऐसा तो नहीं है कि आपको पहले से इक्वेशन मालूम है कि मालूम नहीं। ये जो है इस तरह की कुछ इक्वेशन बहुत आगे मॉडर्न फिजिक्स नाम के टॉपिक में आएगी इस तरह के। चलो देखते हैं ये सही है या गलत है। चलो एक बार आप ट्राई कर ले देखो, है ना। के ई काइनेटिक एनर्जी, एच प्लैंक्स कांस्टेंट, सी क्या है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, लैम्बडा वेव लेंथ वेव की लंबाई, 50 वर्क फंक्शन। ट्राई करो, बताओ मुझे इक्वेशन ये सही है या गलत है। जब तक मैं दूसरा क्वेश्चन यहाँ लिखता हूँ। हाँ काम हो गया, ठीक है ठीक है। हाँ वो लगा है रिकॉर्डिंग पे। आप वो करो सॉल्व जल्दी से, जब तक कि मैं दूसरा इक्वेशन भी लिख रहा हूँ यहाँ पे। Yes beta, it is correct, very good, the answer is correct. चलिए देखते हैं, ये क्वेश्चन पे आने से पहले मैं ये वाला क्वेश्चन देख लेता हूँ कि ये सही है या गलत है। के ई यानी कि काइनेटिक एनर्जी है ना, तो मैं बोलूँगा काइनेटिक एनर्जी का जो डायमेंशन है वो बराबर होना चाहिए एच सी अपॉन लैम्बडा के डायमेंशन के, और ये बराबर होना चाहिए वर्क फंक्शन के डायमेंशन के, है ना। देखते हैं ये ऐसा बराबर है या नहीं। काइनेटिक एनर्जी का डायमेंशन होता है m1L2T-2, बिल्कुल सही होता है, सही है। अच्छा, प्लैंक्स कांस्टेंट का डायमेंशन क्या था, कौन बताएगा? m1L2T-1। तो प्लैंक्स कांस्टेंट का है m1L2T-1,
-1, वेरी गुड, बहुत अच्छा कर रहे हैं आप लोग। स्पीड ऑफ लाइट का क्या है? L1t-1, तो ये हो जाएगा L1t -1। अच्छा ठीक है। लैम्बडा क्या है? वेव लेंथ, सिर्फ L1 आएगा। वेव की लंबाई है ना, ये लेंथ ही है ना किस्म का, तो वेव लेंथ, तो भैया ये L1 आएगा। 50 वर्क फंक्शन, मैंने वर्क बताया था ना, वर्क का डायमेंशन, तो m1 L2t-2। अच्छा ठीक है, ये दोनों तो सेम नज़र आ रहे हैं, यहाँ पर ठीक लग रहा। अब इसको चेक कर लेते हैं। देखो ये एक L1 गया, इसमें का एक L1 गया, और ये t⁻⁻1 t⁻⁻1 क्या हो जाएगा? t⁻⁻²। तो मतलब इसका भी डायमेंशन क्या आ जाएगा? m1 L2t-2। मतलब भैया ये डायमेंशन सब कैसे बेटा? सेम है। तो भैया अब हम क्या देख रहे हैं कि इट ओबेज प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। ये प्रिंसिपल होमोजेनिटी को ओबे कर रहा है। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ये कहती है कि हर एक टर्म का डायमेंशन कैसा होगा? सेम होगा। तो इसी कारण से, इसी कारणवश ये इक्वेशन कैसी है? डायमेंशनली करेक्ट है। तो मैं यहां लिखूंगा इट ओबेज प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। ये प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी को ओबे करता है। हेंस दिस इक्वेशन, इसी कारण से ये इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट। ये इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है। अब देखो ये एक इक्वेशन आया है बेटा, एग्जैक्ट ऐसा ही सवाल आपको आज से मतलब तकरीबन 6-7 महीने के बाद और एक और चैप्टर में नज़र आएगा। ये सवाल वो है वेव्स चैप्टर में, वेव्स में, ऑसिलेशन में, ये सवाल आपको नज़र आएगा, है ना। ये असल में उसी का सवाल है, वही चैप्टर का है। और नीट में, जेईई में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, तो ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत दिमाग लगाना पड़ेगा। बहुत ज़्यादा भी नहीं रहा, थोड़ा सा मतलब सोचना पड़ेगा इसमें। अब आप सोचो, आप सब जानते हैं यहाँ पर आपको 4 इक्वेशंस दी गई हैं। पहचानना है इनमें से कितनी इक्वेशंस डायमेंशनली करेक्ट है और डायमेंशनली इनकरेक्ट है। मैं एक ही चीज़ का मतलब समझा देता हूँ। y का मतलब डिस्प्लेसमेंट, स्मॉल a, इसे हम लोग एम्पलीट्यूड कहते हैं शॉर्ट में, मगर इसका मीनिंग होता है मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। मतलब ये भी क्या है? डिस्प्लेसमेंट ही होता है। आपको याद होगा कि ये साइन का जो भी फंक्शन होता है ये पूरा का पूरा डायमेंशनलेस होता है। या मैं ऐसा भी कह सकता हूँ, साइन के साथ जो ब्रैकेट में जो चीज़ आ रही है ये पूरी तरह से डायमेंशनलेस होना चाहिए, यानी कैलकुलेट करने पे इसका डायमेंशन 0 ही आना चाहिए। अब इन बातों के साथ ये क्वेश्चन मैं आपके हवाले देता हूँ। 2 मिनट दिया, पहचानो इनमें से कौन सी इक्वेशन सही, कौन सी इक्वेशन गलत। ट्राई सभी को करना है, कुछ भी हुआ चलेगा, गलत तो गलत, कोई प्रॉब्लम नहीं अपने को, ट्राई सभी लोग करेंगे। ए और बी करेक्ट? पूछो मत, बताओ मुझसे पूछो मत, मतलब आखिरी में आंसर जब बता ही दूंगा, आप बताइए। पूरे सॉल्व करो, बताओ सर ए बी सी डी करेक्ट, ए बी डी करेक्ट, ए बी सी करेक्ट, जो भी है आप बताओ। वाह, वाह, ये पुराना वाला सभी का हो गया। हाफिज साहब स्पीड बढ़ाओ। अच्छा कोई बात नहीं, हो जाएगा, थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे सब हो जाएगा।
क्या बात है साथ वैकेशन के आया बाद से आंसर्स नहीं आ रहे तेरे जल्दी जल्दी। वैकेशन से पहले अच्छा कर रहा था। हो गया, चलिए आया आंसर फिर। तो मैंने पहली इक्वेशन लिया ये। कैसे चेक करेंगे कि ये सही है कि गलत है? दो चीज़ें चेक करना है आपको। जैसे मैंने बताया पूरा साइन फंक्शन डायमेंशनलेस होता है, तो इसका डायमेंशन और इसका डायमेंशन हर हाल में सेम होना चाहिए। पहली बात ये चेक करना पहले, समझ में आ रहा ना? क्योंकि तुमको मालूम है ये डायमेंशनलेस है, m0 s0 t0, ये पूरे इसकी वैल्यू m0 s0 t0 है, तो कम से कम इसकी और इसकी तो सेम होना चाहिए, है ना? पहली बात ये देखना है। दूसरा, साइन के अंदर जो टर्मिनोलॉजीज दी गई है, हमको मालूम है ये भी जो है ये असल में एंगल होता है। ये पूरा साइन के आप साथ क्या लिखते हैं? साइन थीटा बोलते हैं ना। थीटा क्या होता है? एंगल होता है। तो ये सब जो है 2πt/T, ये सब क्या है? एंगल ही है। और एंगल क्या है? अगेन डायमेंशनलेस। तो मतलब ये पूरी इक्वेशन भी कैसी होना चाहिए? डायमेंशनलेस। तो मैं चेक करके देखूंगा क्या ये डायमेंशनलेस है या नहीं है, ये मैं चेक करके देखूंगा। अगर ये दो बातें साबित होती है तो इक्वेशन सही है। मान लो कहीं कहीं क्या होगा कि ये दोनों तो सही हो जाएंगे मगर ये डायमेंशनलेस नहीं आएगा, तो फिर इक्वेशन गलत। कहीं कहीं क्या होगा कि ये डायमेंशनलेस हो जाएगा मगर ये और ये डायमेंशन सेम नहीं आएंगे, तब भी इक्वेशन गलत। और कहीं कहीं तो भाई ये और ये डायमेंशन भी अलग अलग और ये भी डायमेंशनलेस नहीं है, तब तो इक्वेशन और भी ज़्यादा गलत। चलो एक एक करके जो चारों इक्वेशन दी गई है ये बात को हम चेक करते हैं। चलिए देखते हैं। सबसे पहला जो ऑप्शन है, मैंने ये जो देखा, मुझे बताइए ए का मतलब क्या है? मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। और वाई का मतलब क्या है? डिस्प्लेसमेंट। है तो दोनों डिस्प्लेसमेंट किस खानदान के, तो दोनों का डायमेंशन क्या होगा? सेम आएगा, L1 L1। तो पहला पॉइंट तो क्लियर हो गया। इससे मुझे लग रहा है कि इक्वेशन सही है ना? मुझे थोड़ा लग रहा है कि इक्वेशन सही है। अच्छा ठीक है, अब मैं ये ब्रैकेट वाले टर्म को देखता हूँ। 2πt/T, स्मॉल t/T। देखो ये क्या है? टाइम। स्मॉल t क्या है? टाइम। कैपिटल T क्या है? टाइम पीरियड। दोनों में फ़र्क क्या होता है ना? कि अगर मैं मान लो कि यहाँ से वहाँ बार बार चक्कर कर रहा हूँ, मैं यहाँ से वहाँ तक पहुँचा, मैंने बोला इतना टाइम हो गया, इतना टाइम हो गया, यहाँ से यहाँ आने के लिए क्या हो गया? इतना टाइम हो गया। और अगर मैं बोलूँगा मैं पूरा जब चक्कर काट के आता हूँ तो उसको जो टाइम लगता है उसको कहते हैं टाइम पीरियड। टाइम बोले तो कोई भी टाइम हो सकता है, और टाइम पीरियड बोले तो कोई भी एक्शन को लगने वाला टाइम। कोई चीज़ गोल 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 घूम रही है तो एक गोल चक्कर काटने को जो टाइम लगता है उसको बोलते हैं टाइम पीरियड। कोई चीज़ आगे पीछे मूव हो रही है तो पूरा जाके वापस आने को जो टाइम लगता है उसको बोलते हैं टाइम पीरियड। मतलब ये भी टाइम है, ये भी टाइम है, बस दो अलग अलग चीज़ों के टाइम है ये। तो मैं बोलूँगा ये भी टाइम, यानी कि T1/T1, यानी फिर से ये क्या आएगा? T0। मतलब हाँ भाई ये सही चीज़ है, ये दोनों के डायमेंशन सेम है, ये पूरा का पूरा डायमेंशन लेस है। मतलब मुझे ये लग रहा है कि पहली वाली इक्वेशन करेक्ट है। ये समझ में आ गया बेटा सबको? दो चीज़ चेक करना है। क्या दो चीज़? पहले ये जो साइन का कॉस का जो भी है, साइन कॉस टेन कुछ भी आ सकता है, तो इनका फंक्शन जो मल्टीपल रहेगा वो इसके बराबर होना चाहिए, है ना? मल्टीपल इसके बराबर होना चाहिए। दूसरा क्या चीज़ चेक करना है बेटा आपको? कि भैया ये पूरा डायमेंशनलेस होना चाहिए। सेकेंड इक्वेशन को पकड़ो, y = a sin vt, y = a sin vt। अच्छा चलो देखते हैं। सबसे पहला काम, इसके और इसके डायमेंशन चेक करो। ये तो साइन फंक्शन छोड़ो पूरा थोड़ी देर के लिए, इसका L1 इसका भी L1, बोले सही है, यहाँ तक तो सही नज़र आ रहा है। अब इसको चेक करो, vt का डायमेंशन 0 होता है क्या? v = L1 t-1, टाइम का t1, क्या हुआ? L1।
है ना। तो ये डायमेंशन लेस नहीं है, डायमेंशन लेस नहीं है। और अगर क्योंकि ये डायमेंशन लेस नहीं है, क्योंकि VT क्या रिप्रेजेंट करता है, एंगल, पूरा मिला के इसका डायमेंशन कितना होना चाहिए था, 0, है ना। इसने क्या होना चाहिए था, डायमेंशन लेस, मगर ऐसा हुआ नहीं। इसका मतलब ये दी गई इक्वेशन गलत है। समझ में आएगा बेटा, समझ में आया? फिर से बोल दूं, क्या है, हमने इसको कंपेयर करके देखे तो इसका डायमेंशन इसके डायमेंशन के पास बराबर होना चाहिए। ये डिस्प्लेसमेंट हाँ L1, ये मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट हाँ L1, यहाँ तक तो ये सही लग रहा है। फिर उसके बाद हमने इसको फोकस किया, वेलोसिटी इनटू टाइम, है ना। वेलोसिटी का डायमेंशन L1 t-1, टाइम का डायमेंशन सिर्फ t1। मैंने क्या करा, इनको मल्टीप्लाई किया, आंसर आया कितना, L1। होना क्या चाहिए था, L0, पूरा 0 जाना चाहिए था। हुआ क्या, नहीं। इसका मतलब ये डायमेंशन लेस नहीं है, ये डायमेंशन लेस नहीं है, इसीलिए इक्वेशन गलत है। अब चलो तीसरी वाली चेक करते हैं। कोई बताएगा मुझे तीसरी सही है कि नहीं, देखकर ही बता दो। क्या लगता है आपको, है सही वो? नहीं, देखकर ही बोल सकते अपन गलत है। अरे है ना, ये भी गलत है, ये भी गलत है। अरे यहाँ डायमेंशन क्या आएगा, L1, और A बोले तो डिस्प्लेसमेंट होता है ना, और टाइम बोले तो टाइम पीरियड होता है। इसका डायमेंशन क्या आ रहा है, L1 t-1, सॉरी -1। डायमेंशनली सेम हुए ये दोनों? नहीं। पहली गलती तो यही सामने आ गई। एक और बार इसको भी चेक करके देखते हैं अपन, ये भी कारण है कि उसके पीछे का देखते हैं अपन। T/A, T स्टैंड्स फॉर टाइम, A स्टैंड्स फॉर मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, ये T1/L1 यानी T1/L-1। इसने उसूल के हिसाब से तो क्या होना चाहिए था, डायमेंशन लेस, मगर है क्या ये, नहीं। तो इसीलिए ये भी आपका इक्वेशन रॉन्ग है। समझ में आ गया? ठीक है। फिर उसके बाद अब आखिरी वाली इक्वेशन चेक करके देखो। देखो क्या लगता है, ये डायमेंशनली सही है कि गलत है? सही है ना। ये A नंबर को तो मारो गोली, नंबर का कोई लेना देना नहीं है। हाँ, ये और ये डायमेंशनली सेम है। हाँ भले भाई, पहला बात तो क्लियर होगा, अल्लाह का शुक्र है। अब इसको देखो, साइन का फंक्शन, कॉस का फंक्शन देखो, स्मॉल t अपॉन कैविटी, स्मॉल t अपॉन कैविटी, यानी ये भी फिर से क्या हो जाएंगे, डायमेंशन लेस, है ना। तो भैया ये क्या है आपका, फिर से इक्वेशन सही निकल गया। तो A और D इक्वेशन कैसी है बेटा, सही है, और B और C इक्वेशन कैसी है बेटा, गलत है। आई के बाद समझ में आपको? चलो लिख लो भाई। बोलो आप साहब, मैं बताता। मोशन 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 है वो, ठीक है। ठीक है, आज के लिए इतना ही काफ़ी इसका। कल हम इस पे और ज़्यादा क्वेश्चंस देखेंगे और फिर उसके बाद अगले एप्लीकेशन पे भी बढ़ जाएंगे जो उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।